नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दिल ललन टॉप की यात्रा जो यूपी का हालचाल जानने निकली है वो गाज़ीपुर आ चुकी है। और गाज़ीपुर में जब आप आते हैं तो दो तीन नामों के बिना इस शहर का और इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा अधूरी है, जिसमें से एक है मोहम्मदाबाद का अंसारी परिवार और अफजाल अंसारी, जो इस समय गाज़ीपुर के सांसद भी हैं। उनसे हम मुखातब हैं। 2019 में एक बार पहले भी आपसे बातचीत हो चुकी है, वो गाज़ीपुर कार्यालय में हुई थी ना, वो आपके जो पार्टी जो आपने सैदपुर ऑफिस में बातचीत हुई थी, रात को 9 साढ़े 9 बजे का समय था। और अब 19 से लेकर 21 ख़त्म होने को है, 22 लगने वाला है, कुछ दिनों बाद चुनाव है। और इन 2 सालों में बहुत कुछ घटा है। जैसे अफजाल अंसारी के छोटे भाई मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया गया, उस पर जो मसल फ्लेक्सिंग और जो टसल हुआ है वो हम सब ने देखा है। कई सारी खबरें, कई सारी रिपोर्ट्स हुई हैं, कार्रवाई हुई है परिवार के ख़िलाफ़, कई सारे आरोप लगे हैं परिवार पर। पॉलिटिकल इक्वेशन अलग अलग, कुछ परिवार में ही कुछ न कुछ ऊंचे और नीचे हुए हैं। तो इन सब पर हम बातचीत करेंगे, पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, सवाल हैं उनके भी जवाब जानने से। अफजल भाई, सबसे पहले बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल, ये बताइएगा कि आपकी खासकर पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे होती है? परिवार में तो पॉलिटिक्स पहले से थी, दादाजी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, आप कहाँ से आते हैं पॉलिटिक्स में? पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमने सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था और अपने छात्र जीवन में भी हम स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े रहे। बात के दिनों में यहाँ एक लीडर हुआ करते थे, कॉमरेड सरजू पांडे जी। तो उनके सानिध्य में होकर समाज में जो कमज़ोर दबे कुचले लोग हैं उनकी पीड़ा को समझने, उनके साथ हो रही हक तलफियों को देखने और फिर जो कुछ संभव हो सकता है उनकी मदद करने का एक प्रयास शुरू किया। हम सक्रिय हुए 75 के बाद। 80 आते आते हमने इस क्षेत्र की राजनीति में अपना दखल शुरू कर दिया था। चुनाव लड़े थे 1985 में पहली बार, कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल से लड़े। और 85 में जब चुनाव लड़े तो उन दिनों आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी लहर थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ जो हादसा हुआ था गोल्डन टेम्पल वाला, उसके बाद 84 और 85 में तो कुछ बचा ही नहीं था, सब कांग्रेस ही कांग्रेस था। उस स्थिति में भी गाज़ीपुर और इस क्षेत्र की महान जनता ने हमें अकेला सभी सीटें कांग्रेस जीती थी, सिर्फ तन्हा इस सीट पर हम जीत हासिल कर सके थे। और फिर उसके बाद से लगातार हम जुड़े रहे। उसमें मोहम्मदाबादी थी? हाँ, मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से ही जीते थे। और फिर उसके बाद लगातार 4 चुनाव इसी मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के ही सिंबल पे लड़ते रहे और जीतते रहे। उस समय मुख्तार क्या कर रहे थे जिसमें आप जो पहला चुनाव जीत के आए थे? तो हाँ, देखिए, ये सच है कि मुख्तार 10 साल छोटा है मुझसे। 10 साल? हाँ। अच्छा। हाँ, 10 साल, 5-6 साल ही पता था। नहीं, 10 साल का अंतर है। अच्छा। और वो क्या बुलाते हैं उसको? हाँ, मुख्तार ही कह के बुलाते हैं। वो भाई जानने से कुछ कहते होंगे आपको? घर में तो बाबा कह के बुलाते हैं घर में यूजुअली लोग। बच्चे जिसके जैसे हों। हम 3 भाई हैं। हाँ। बड़े भाई के जो बेटे हैं वो मुझे चाचा कहते हैं, छोटे भाई के जो बेटे हैं वो मुझे बाबा कहते हैं। मेरे 3 बेटियां हैं। तो ये तो पारिवारिक जो भी है वो। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इस क्षेत्र में गरीबों में उनकी बहुत अच्छी पैठ थी, असर था। ख़ास तौर से आपदा की घड़ी में जिस तरह से वो गरीबों का मदद करते थे, हम लोगों ने शुरुआती के दिनों में देखा और उसका छाप अपने जहन पे था। अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा कि किस तरह से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1927 में प्रेसिडेंट चुने गए तो देश को आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसमें उनका जो योगदान है वो एक नायक की भूमिका में थे। पंडित नेहरू के
बिल्कुल विश्वास पात्र लोगों में, गांधी जी के विश्वास पात्र लोगों में थे। पंडित नेहरू जूनियर थे, वो महासचिव थे जब ये प्रेसिडेंट थे तो, और पंडित मोतीलाल नेहरू उनके समकक्ष थे। उसके बाद फरीदुल हक अंसारी साहब मेरे परिवार के में एक पूर्वज थे जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे और नेहरू जी के क्लास फेलो थे, क्लासमेट थे, रूम पार्टनर थे। वो भी इंग्लैंड से पढ़ के जब वापस आए थे 12 की डिग्री लेके, तो वो उसी दिन अरेस्ट हुए थे जिस दिन नेहरू जी अरेस्ट हुए, और उन्हें पंजाब के फिरोजपुर जेल में रखा गया। वो 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी मेरे परिवार में एक पूर्वज थे जो 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, हैदराबाद से चुनाव जीत के आए थे वो, और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उस दौर में वो राज्यपाल भी रहे। देश के निर्माण में और हर क्षेत्र में परिवार ने सेवाएं दी हैं। हम लोग उसको पढ़ते हैं, देखा, और जो सुनते हैं उससे गौरव महसूस करते हैं। उन्हीं पूर्वजों का खून मेरी रगों में है। तो एक जज्बा है अपने देश के लिए। ब्रिगेडियर उस्मान साहब को जिन्ना ने कहा था कि आप पाकिस्तान आओ, आर्मी का जनरल बनाएंगे हम। जिन्ना ने कहा था, और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाना साधारण बात नहीं है। और फिर तुरंत वो परीक्षा की घड़ी आ गई जब पाकिस्तानियों ने, अब कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ की, और राजा हरी सिंह जो पहले ऐंठे हुए थे कि न हम इंडिया के साथ रहेंगे न पाकिस्तान के, वो भाग के आए दिल्ली और पंडित नेहरू से मुलाकात हुई और उन्होंने मदद मांगी, और वही समझौता हुआ कि हम अब भारत के अभिन्न अंग के हैसियत से होंगे। भारत की सेना भेजिए मेरी रक्षा के लिए। तो जो पहली सेना भेजी गई 50वीं पैराशूट ब्रिगेड, वहीं दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ने वाले जहाज़ के कमान की पहली कमान ब्रिगेडियर उस्मान के हाथ में थी। पैराशूट ब्रिगेड के वही कमांडर थे। वहाँ गए और लड़ाई हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड, झांगर घाटी पे जिस पे कब्जा कर चुका था पाकिस्तान, उसे दोबारा वापस जीता। इनके नेतृत्व में जो लड़ा, जो फौजें लड़ी, जो भारतीय सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। वो पहली लड़ाई थी। उसके बाद जनरल करियप्पा साहब गए और उन्होंने कहा, उस्मान मुझे तुमसे एक तोहफ़ा चाहिए। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि आप आदेश करें। तो अलग ले जाके और कान में उनसे उन्होंने कहा, और जो उनसे कान में उन्होंने कहा कि चंद दिनों के बाद मैं ये खुशखबरी आपको दूंगा जो आपका आदेश है। और फिर वही नौशेरा की लड़ाई हुई, जिस नौशेरा की लड़ाई में ज़बरदस्त नुकसान उठाया पाकिस्तान ने और पीछे हटना पड़ा। नौशेरा पे भारत का कब्जा, और शेर नौशेरा का लक़ब मिला ब्रिगेडियर उस्मान को। 2 बार प्रयास किया पाकिस्तान ने नौशेरा लेने का, असफल रहा। इस लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को नौशेरा में ही जो तोप के गोले दागे जा रहे थे हमारी मातृभूमि के सीमा कवच को तोड़ने के लिए, उन गोलों को ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने सीने पे लिया है। वहीं मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए, महावीर चक्र मिला। हम उन्हीं के वंशज हैं। हमारे दिल में एक जज्बा है। वो कट्टरपंथी जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, वो हमें गाली बकते हैं कि ये खंजीर के बच्चे हैं। खंजीर के सबसे बुरी गाली है किसी मुसलमान के लिए। खंजीर सूअर को कहा जाता है। अच्छा। और आज अफसोस की बात है कि इस देश के रहनुमाओं ने भी, मालिकों ने भी, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये भी हमें देशद्रोही कहते हैं। अजीब विडंबना है। आपको अंसारी परिवार के, हमको हमारे पूरे, कहीं एक शब्द दिखा दो अंसारी परिवार, तो शुरू किया जाता है मुख्तार अंसारी से। अगर इसके अलावा कुछ है, अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा। हम अपने आज़ादी को याद करने के लिए साल भर महोत्सव मनाएंगे। हमारे उस दौर के कौन से वीर थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा में क्या कुर्बानियाँ दी हैं, उनको याद करेंगे, उनकी गाथाओं को अपनी नई जनरेशन को बताएंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। एक शब्द भी किसी ने भी, आप मीडिया के साथी हो और ललन टॉप तमाम इस तरह की स्टोरियाँ करता है,
मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कल डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की 141वीं जयंती थी। उनके अपने वतन में, जिस घर में वो जन्म लिए, वहाँ उनके नाम पर स्कूल चलाया जा रहा, डॉक्टर एम ए अंसारी स्कूल, वहाँ ये जश्न मनाया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। और लंदन में सबसे बड़े हॉस्पिटल में उनके नाम से वार्ड संबद्ध किया जाता है। दिल्ली में अंसारी रोड है, पूरा एम्स का जो रेजिडेंशियल एरिया है वो सब अंसारी नगर है। और डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज के नाम से जो स्कूल 1953 में कायम हुआ, देश के राष्ट्रपति ने उसके लिए चंदा दिया है। और आज दमन की इम्तहा हो गई कि योगी का बुलडोजर डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज की बाउंड्री गिराने के लिए वहां आया। और क्या आरोप क्या है कि 4 मंडा गांव समाज की एक जमीन में 2 मंडा तो अंसारी स्कूल के नाम से पट्टा है और 2 मंडा जमीन पट्टा नहीं है, फिर भी अंसारी स्कूल का साइकिल स्टैंड उसी बंजर जमीन में है। कई बिगहों में वो इंटर कॉलेज है, 2500-50 कमरे बने हुए हैं, लेकिन 2 मंडा जमीन के लिए योगी का बुलडोजर। ये है अमृत महोत्सव, ये है अपने उन आज़ादी के उन सूरमाओं को याद करने का ढंग। मुख्तार अंसारी, तो उनके नाम पर उनका नाम रखा गया है मुख्तार अंसारी। हमारे यहाँ होता है पूर्वजों के नाम पर 2-3 पीढ़ी के बाद रख दिया जाता है। तो वहाँ से गोला शुरू होता है और वो उस गोले की धमक, न ब्रिगेडियर उस्मान याद किए जा रहे हैं, न फरीदुल हक अंसारी को कोई याद करने वाला है, न डॉक्टर एम ए अंसारी की कुर्बानियों को कोई गिनती करने वाला है, न अबू जफ़र साहब की कोई गिनती है। 12 लोग हैं हमारे परिवार में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, जेल गए हैं, कोड़े खाए हैं, कुर्बान हुए हैं। अब्दुल अजीज अंसारी कोई नाम लेने वाला नहीं, उमर अंसारी कोई नाम लेने वाला नहीं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए सर्वस्त्र निछावर कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। हम बुलडोज़र के नाम पर वोट मांग लेंगे, हम गुमराह कर देंगे देश की जनता को और उनको कहेंगे कि देखो हमने तो बहुत बड़े बड़े आतंकवादियों को रौंद डाला है, इसलिए हमको वोट दो। वो जवाब नहीं दे सकते कि 200 रुपये लीटर किरासन तेल क्यों है, वो जवाब नहीं दे सकते कि 400 का सिलेंडर 1000 में क्यों मिल रहा, वो जवाब नहीं दे सकते कि 60 रुपये वाला पेट्रोल आज 100 रुपये का क्यों बिक रहा, वो जवाब नहीं दे सकते कि उत्तर प्रदेश में 16 बार परीक्षाओं का आयोजन किया गया, बेरोजगारों नौजवानों को उनसे पैसे जमा कराए गए और 16 बार पेपर लीक हो गए। इस शर्मिंदगी के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये लोग दूसरे को अपराधी कह सकते हैं, जो खुद जिनका उठा करके देखा जाएगा वो इतिहास, तो सारे हीनियस क्राइम के मुकदमे योगी के खिलाफ कायम हैं, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कायम हैं, उनकी जमात और टीम के तमाम लोगों के खिलाफ कायम हैं। वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे और दूसरे पे झूठे मुकदमे दायर किए जाएंगे। उन्हें मीडिया का सहारा लेकर के झूठा बदनाम करने के लिए इस तरह प्रस्तुत किया जाएगा कि कोई कितना बड़ा विलन है। आप घूमिए ना पूरे गाजीपुर जनपद में, आज धर्म जाति राजनीति के नाम पर हर जगह बटा हुआ है समाज, लेकिन गाजीपुर में 9% मुसलमानों की आबादी है। कभी दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि अफजाल अंसारी 40 साल से राजनीति करता है, 5 बार विधानसभा का सदस्य, 2 बार लोकसभा का सदस्य, मेरा भाई 5 बार विधानसभा का सदस्य, दूसरा भाई 2 बार विधानसभा का सदस्य, मेरे पिता निर्विरोध यहाँ के चेयरमैन। इस परिवार में 12 लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया। कभी दिल पे हाथ रख के सोचिए कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर आप जो दिखाते हो, जो बताते हो, जो परोसते हो वो सत्य है, तो क्या 91% जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों हमें प्यार करते हैं, क्यों हमें वोट देते हैं, एक बार नहीं बार बार देते हैं, क्यों हमें अपनाते हैं? ठीक है, अब मैं आपकी बात सुन ले रहा। अफजल जी, यहाँ पर मैं 1-2 चीज़ें हो सकता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बातचीत कर लेनी चाहिए। हम लल्लन टॉप में मैं काम कर रहा हूँ, एक बार आपसे पहले भी मुलाकात हो ही चुकी है हमारी, उसके बाद एक आध बार अनौपचारिक मुलाकात शायद बनारस एयरपोर्ट पे हुई थी हमारी।
तो मैं इस बात को साफ कर दूं कि इस पूरी बातचीत में और इस पूरे घटनाक्रम में जो जो चीज़ें हो सकती हैं, अपने सीमित रिसोर्सेज के साथ हम लोग सारा कुछ कवर करते हैं, ठीक है। और आप बात कर रहे हैं अपने परिवार की, परिवार के खिलाफ कथित रूप से हो रहे अत्याचारों की। आपका आरोप है सरकार पे कि उन्होंने अमृत महोत्सव कराया, आयोजन करवाया, उसमें आपके परिवार के 12 लोग जो शामिल रहे स्वतंत्रता संग्राम में, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। अलबत्ता परिवार पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुकदमे लादे जा रहे हैं, ऐसा आपका कहना है, जबकि खुद आपके मुताबिक सरकार के मंत्रियों, मुलाजिमों पर खुद मुकदमे दर्ज हैं। ठीक है, मैं बातें करूंगा इस पे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इनसे भाग रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे चलना चाह रहा हूं। 1985 में आपका परिवार कांग्रेस में लंबे समय तक रहा, कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही पूर्वजों की। ये इस चर्चा में, इस बातचीत में कितनी सच्चाई है कि 85 में अफजाल अंसारी कांग्रेस का टिकट लेने गए थे लेकिन लेफ्ट का टिकट मिला? कितनी, इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। गलत है। मेरे पिता कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। परिवार बहुत बड़ा है ये। इसमें बताया ना कि फरीदुल हक अंसारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं। चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके गुरु हैं। 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे हैं। मेरे यहाँ सोशलिस्ट भी थे, कांग्रेस में भी लोग भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे। हम 85 में टिकट मांगने गए थे चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह के पास, टिकट हमें दिया जाए। ये किसी ने गलत सूचना दी। कांग्रेस पर ना, कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा। हम गए थे, हमारा इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में चौधरी चरण सिंह की कोठी पे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे। और इंटरव्यू में जो बातें हुई थी उसमें यही कहा गया था कि एक सीट माइनॉरिटी के लिए गाजीपुर में है, लेकिन हम वो सीट दिलदार नगर को देना चाहते हैं। वो इसलिए कि दिलदार नगर में 20% माइनॉरिटी का वोट है और मोहम्मदाबाद में तुम वोट टिकट मांग रहे हो जहां 8% माइनॉरिटी का वोट। चंदौली वाला दिलदार नगर बोल रहे हैं? दिलदार, हाँ, बॉर्डर, हाँ, वो बॉर्डर जो है। अब जमानिया हो गया, अब दिलदार नगर समाप्त, जहां से ओम प्रकाश सिंह जीत के आते हैं। तो वहां दिया गया, वहाँ असलम खान को टिकट दिया गया। अच्छा, वो वहाँ देना चाह रहे थे आपके मुताबिक? मैं ये कह रहा था कि मुझे अपनी कौम के पैमाने में मत नापिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ललित टॉप के, आप सीनियर आदमी हो, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जितने भी लोकसभा के सदस्य किसी प्रांत से, बिहार से, बंगाल से, कहीं से भी जीत के आए हैं, ज़रा पूछ लेना कि कोई भी ऐसा है जो 10%, 15%, 20%, 25%, 30% किसी इस आबादी से जीत के आया हो। सारे लोगों की जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 86% आबादी है लक्षद्वीप की, और बंगाल से भी जो आए हैं उनका भी पता करिए, बिहार का भी, और उत्तर प्रदेश के भी जिन क्षेत्रों से लोग आए हैं उनका भी पता कर लिए। अफजाल अंसारी 9%, गूगल खोल के देख लीजिए, 9% की आबादी है। आप आए थे और कवर कर रहे थे। आपसे उस दिन भी मैंने कहा था, ये सही है कि वही सारे समीकरण अगल बगल के दूसरे क्षेत्रों में भी थे जो मेरे यहाँ भी थे। कोई गठबंधन सिर्फ गाजीपुर की सीट के लिए नहीं था, गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में था। मैं गठबंधन का उम्मीदवार था, उसका लाभ मुझे मिल रहा था, लेकिन मेरे मुकाबले में एक तरफ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, जिनके पास संचार मंत्रालय भी था और जिनके पास डाक एवं पोस्ट विभाग भी था, माननीय मोदी जी 2 बार सभाएं करने उनके लिए आए थे, और पूरा शासन, प्रशासन और सारी ताकत, धन बल, सारे हिंदुस्तान के कारपोरेट घराने के मैनेजर, हम 2 कमरा अपने मेहमानों को टिकाने के लिए गाजीपुर में नहीं पा सकते थे। सारे मैनेजर सूटकेस लेके यहाँ बैठे हुए थे। सबका दुरुपयोग हुआ, धन का, बल का। वो आप भी जानते हैं, कुछ बाकी नहीं छोड़ा गया कि गाजीपुर का रिजल्ट पलट दिया जाए। फिर भी 1.25 लाख वोट से मैंने मनोज सिन्हा को हराया है। और ये भी बता दूं, ये दूसरी बार मुकाबला हमारा मनोज सिन्हा से हुआ। इससे पहले 2004 में हम मनोज सिन्हा के खिलाफ लड़े हैं और 2,27,000 वोट से गाजीपुर में हराया है। आप नहीं हो सकता। आप लोग शायद क्लासमेट भी रहे ना, या कहीं? क्लासमेट नहीं थे। किस्सा ये है कि 1969 में मैंने हाई स्कूल किया और मेरे स्कूल का सेंटर मोहनपुरा, जो जहाँ इनके पिताजी प्रिंसिपल थे, श्री नरसिंह इंटर कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। मनोज सिन्हा भी वहीं इम्तहान दे रहे थे, उसी स्कूल में पढ़ते थे, अपने पिता के ही स्कूल में, और मेरा सेंटर भी वहीं गया था। हम लोग दोनों ने 1969 में हाई स्कूल किया, 1971 में इंटर किया,
उसके बाद वो चले गए BHU, और हम यहीं एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाज़ीपुर में है, यहीं से मैंने BA और MA की शिक्षा हासिल की और फिर उसके बाद समाज सेवा में आ गए। जी। क्रिकेट आप खेलते थे या मुख्तार, दोनों लोग? हम भी खेलते थे, हम पहले से खेलते थे, मुख्तार बाद में क्रिकेट खेलने आए। हमने आपको पहले बताया कि हम और मुख्तार के बीच में 10 साल का उम्र का अंतर है। हाफ पैंट पहन करके उसको फुटबॉल ही क्रिकेट खेलते हुए हमें याद है जब हम राजनीति में थे तो। अच्छा। हाँ, वो हाफ पैंट पहन के फुटबॉल, कभी जूता पहने फुटबॉल खेलते चले आ रहे हैं, कभी क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। हमने भी क्रिकेट खेला है। हम तो पार्लियामेंट के मेंबर होने के बाद भी भारतीय संसदीय दल का एक टीम बनी और ब्रिटेन के एक संसदीय दल की टीम बनी। वहाँ भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, सारे MP, और यहाँ भी राज्यसभा और लोकसभा के सारे MP। 6 मैच हुए, 3 इंग्लैंड में, 3 यहाँ। मैं तो वहाँ भी जा कर के इंग्लैंड में भारत के संसद सदस्यों की टीम में क्रिकेट खेल के आया हूँ। तो क्रिकेट मेरा प्रिय गेम है। हाँ, मेरे पिता क्रिकेट के बड़े प्लेयर थे। वो दिल्ली में वो पढ़े हैं सेंट स्टेफेंस कॉलेज में। तो आपको मालूम होगा कि इस देश का माना जाना वो है। और वहाँ उस समय वो 1938 में क्रिकेट टीम के भी कैप्टन थे और हॉकी टीम के भी कैप्टन थे। वो बेस्ट स्पोर्ट्समैन थे। तो फिर जब वो यहाँ आ गए गांव पे, ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत के बाद 1948 में वो दिल्ली से लौट आए, और यहाँ आने के बाद 1949 में मेरे फादर की शादी हुई, 1951 में मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ, 1953 में मेरा जन्म हुआ, और फिर वो यहीं रह गए, फिर दिल्ली नहीं गए। अच्छा अकल जी, आप लोगों के घर में मतलब कमाई, मतलब सीधा एकदम ब्लैटेंट तरीके से पूछूं कि आप लोग करते क्या हैं घर में? लोग मुख्तार का काम क्या, आपका काम क्या? आप दिन होता तो मैं थोड़ा घुमा देता आपको। कोई बात नहीं, बता दें। अभी समझ लीजिए, मैं कुछ गांव के नाम बता रहा हूं, आप मेरी हैसियत नापना हो तो इससे नापिए। हमारे पूर्वज जमींदार रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास अपनी जमींदारी के खेत बाग बगीचे हैं, पर्याप्त हैं। हमारे अपने इज्जत आबरू से खर्च जीने और चलाने और दूसरों को के लिए भी कुछ करने के लिए। हम आपको कम से कम 18 गांव बता सकते हैं जहां हमारे पिता ने और उनके पिता ने और हमने गांव के गांव बसाए हैं अपनी ज़मीनों में। 5 नया पैसा नहीं लिया है। ये नगर है, 7,000 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन बिकती है, बाज़ार में पूछ लीजिएगा। 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब क्या है, अभी क्या और है? इस नगर में भी अभी भी करोड़ों की ज़मीन हमारे पास है, और उन करोड़ों की ज़मीन में भी कोई गरीब अगर छप्पर डालने, मड़ई डालने, मकान बनाने के लिए आ जाता है, बिना पैसे के उसको देते हैं। और अभी आइए जाइएगा, थाने के सामने एक बिनपुरवा गांव है जिसे बिंदों की आबादी कहते हैं, उसे अकटहिया भी कहते हैं। 4 नंबर है, 4 बीघे का, 1-1 बीघे का 4। 3 नंबरों में पूरी आबाद। पूछिएगा किसी ने 10 रुपया दे के एक भी मकान खरीदा है? ये तो फिलैंथ्रोपी होगी ना, मतलब नहीं, मैं बोला ये तो फिलैंथ्रोपी होगी ना, मतलब ये तो मतलब ऐसा हो गया कि किसी ने आपने किसी से पैसा नहीं लिया। आप ये आपको मैं बताऊं कि हम अभी बेटी की शादी किया है मैंने, हमने अपनी ज़मीन बेची है। अभी हमने 12 तारीख को अपनी बेटी की शादी किया है, हमने अभी ज़मीन बेची है। हमने आपको बताया 7,000 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन है यहाँ। आप क्या समझते हैं हमको? हम लैंडलॉर्ड हैं? आप क्या समझते हैं हम किसान हैं? ये जो बताया जाता है वसूली होती है। नहीं, वसूली नहीं। लोग हमसे दान लेकर के हजारों की संख्या में 29 तारीख को आ जाइएगा, देखिएगा दरवाजे पे। वसूली नहीं, मैंने कहा मतलब ठेकेदारी सुनते हैं कि बता दो कोई ठेकेदारी, आप बता दो कोई ठेकेदारी। गाजीपुर जनपद में चैलेंज से अफजाल अंसारी कहते हैं कि 1 लाल नया पैसे का ठेकेदारी तो छोड़ो, कमीशन मेरे 40 साल के इस संसदीय जीवन में कोई बता दे 1 लाल नया पैसा का। मैं होश ठिकाने लगा देता हूं, यहां CDO DDO BDO जितने भी हैं सब लोग सब सर पकड़ते हैं कि किससे पाला पड़ा है, न 1 पैसा कमीशन लेता है, न 1 पैसा किसी को कमीशन लेने देता है। ये सवाल थोड़ी हमारे साथ है, ये बनाया जाता है, गढ़ा जाता है। ठेकेदारी होती है, स्मगलिंग होती है, नहीं दिखाओगे
तो फिल्म कैसे बनेगी? फिल्म कैसे बनेगी? देखो, गड़ेसर, रजेला, केशोपुर, मालीचक, बढ़ीपुर, 18 गांव बताऊंगा जो मेरे जमीनों में बसे हुए गांव हैं। क्या बात आप करते हैं? हम लोग जमीन कब्जा करने वाले हैं, हम लोग बंजर जोतने वाले हैं। आज भी कलेजा रखते हैं कि 50 लाख की भी जमीन होगी, अगर कोई वाकई ऐसा मुस्तहक आदमी आकर के गिड़गिड़ा देगा तो उसको दे देंगे, ये भी कलेजा रखते हैं। जमीन कब्जा करने की बात, चुनाव लड़ता हूं, लड़ा था ना मनोज सिन्हा के खिलाफ। जी, लड़े हैं। पूछोगे नहीं बजट कहां से आया? आप बताइए। नसीरपुर की छावनी बेच दिया। बोलो, जाओ पता कर लो, नसीरपुर जाओ। मैं आपसे तो बस इतना ही पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूं जो, भी तो सुनिए। आप पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि कहां से पैसा आता है। नहीं, आज भी बाप दादा इतना छोड़ के गए हैं कि उसका एक छोटा सा कोनिया भी बेच दूंगा एकदम। तो हम अफजाल जी, इस बाजार में हमारी 100 दुकानें हैं जो किराए पर हैं। अफजाल जी, आपकी बात एकदम सही है, आपकी बात एकदम सही है, और आपके दावे अपनी जगह, आप अपनी जगह एकदम आपके हिसाब से दुरुस्त होंगे कि आपके पास बहुत ज़मीन रही, आपके आज भी है, और आप ज़मीन बेचकर शादी कर रहे हैं बेटी की, जमीन बेच के चुनाव लड़ रहे हैं आपके हिसाब से, एकदम। लेकिन इन्हीं सब के बीच में 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। गाजीपुर में बैठी है तो कहा जाता है गाजीपुर पूरा शहर एक समय तक, लंबे समय तक, जो मुझे बातें सुनाई देती हैं, क्योंकि मेरा ये गाजीपुर का पता नहीं क्या दौरा, मुझे याद भी नहीं है अब। गाजीपुर की पूरी लड़ाई जो है सैदपुर और मोहम्मदाबाद के बीच में टिकी हुई है। मैं कह लूँ सर, आप फिर खंडन का, अफजाल जी मैं कह लूँ तो आप खंडन कर सकते हैं, फिर मैं कह लूँ प्लीज़। सैदपुर कहा जाता है कि त्रिभुवन सिंह का इलाका, मोहम्मदाबाद अंसारी परिवार का इलाका, रंजिश शुरू होती है, आपके भाई के हिस्से भी कुछ घटनाएं आती हैं, उनका नाम भी कुछ घटनाओं में सामने आता है। फिर एक ठेकेदारी की लड़ाई शुरू होती है, जो आरोप हैं आप जो कह रहे हैं वो भी मैं सुन रहा हूँ। फिर ठेकेदारी की लड़ाई शुरू होती है, फिर अंसारी परिवार का अंसारी परिवार से या मुख्तार अंसारी का नाम एक शख्स से जुड़ता है जिसका नाम कहा जाता है मुन्ना बजरंगी। उस व्यक्ति से पूरी बहस होती है और वो कहा जाता है कि वो रंगदारी जिसको कहते हैं, वो रंगदारी वसूलने के लिए मुख्तार अंसारी का गुर्गा है। फिर गुड़ौर गांव की घटना, सीआरडी की घटना जिसमें कृष्णानंद राय सिटिंग विधायक की, जो 2002 में चुनाव हराते हैं, 2005 में उनकी हत्या होती है। उसमें कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी ने हत्या की थी और आपके परिवार कहने पे की थी। उस केस में आप बरी हो जाते हैं और जेल भी जाते हैं। तो ये सारा घटनाक्रम गाजीपुर में जब आई है, बाहर से आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, लेकिन दिल्ली से कोई पत्रकार आता है, आपने जितनी बातें सुनी या जितनी बातें किसी ने बना रखी हैं वो सारा आपने प्रस्तुत कर दिया। मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुनिए। मैं 85 में चुनाव लड़ने आया, 85 में चुनाव लड़ा, जीत गया। उसके बाद फिर चुनाव हुआ। 85 की लहर कांग्रेस की लहर, बीजेपी का वजूद नहीं था, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई हुई। 89 की लहर, 89 में चुनाव में आया, 89 फिर जीत गया। अब आ गया 91, अब आ गया राम मंदिर की लहर में किस्म का पोलराइजेशन शुरू हुआ, पूरी चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद भी मैं जीत गया। उसके बाद आया 93, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद गिर चुकी थी, सपा बसपा का गठबंधन हो चुका था। 93 भी कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ा और वो भी जीत गया। अब 95 में मुलायम सिंह के साथ मेरी बातचीत होती है। मैं अकेला हूँ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का अकेला विधायक हूँ, याद रखिएगा। उस कंडीशन में मैं सपा ज्वाइन करता हूँ। और जब मैं सपा ज्वाइन करता हूँ तो 96 में इनके साथ लड़ता हूँ, इनके सिंबल से लड़ता हूँ, जीतता हूँ। 2002 का चुनाव आता है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हैं, मेरे क्षेत्र में भी चुनाव होता है 2002 में। उत्तर प्रदेश में 54 जगह पर रीपोलिंग होती है, 54 पोलिंग उत्तर प्रदेश में। उस राउंड के चुनाव में जितनी भी सीटों का था, 18-20 सीटों का, 54, जिसमें 28 सीटें अकेले मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो कैप्चर कर ली गई हैं, वहाँ रीपोलिंग का आर्डर होता है।
पूरी मशीनरी को मिला करके सेकंड चुनाव में फिर जबरदस्त बूथ कैप्चरिंग होती है। ऐसे चुनाव हार जाता हूँ। 2002 में हार गया, मेरी लोकप्रियता खत्म हो गई, मैं दूसरों से जलने लगा। लेकिन 2004 में चुनाव होता है और 2004 में मैं इसी में जिसमें हारा हूँ 6000 से, यहाँ 36,000 वोट से जीतता हूँ। गिनती भी रिकॉर्ड करिए और मिलाइएगा। और 2,27,000 वोट से पूरे जिले से जीतता हूँ और मनोज सिन्हा को हराता हूँ। कहाँ गया? मेरी लोकप्रियता मिट्टी में मिल गई कि। और जब 2004 में हम जीत के एमपी हो जाते हैं तब मुझे क्या गरज है? 4 लाख वोट पाते हैं, वो 1,90,000 कुछ वोट पाते हैं, ऐसा कुछ होता है। हाँ, बता तो रहे 2,27,000 वोट। मैं जो बता रहा हूँ कि मैं जब एमपी हो गया, मुझे क्या गरज है? मेरी कौन सी लोकप्रियता को कौन चुनौती दे रहा है कि मैं किसी की हत्या करूं और कराऊं? कुछ भी नहीं। आप प्रस्तुत मत करिए, आप हीरो प्रस्तुत कीजिए, करते रहिए। आप कभी नहीं प्रस्तुत करेंगे कि ये कृष्णानंद राय, इनका शुभ बैकग्राउंड क्या है। बताइए सर, आप बताइए, आपके आरोप सुनेंगे, हम दिखाएंगे। गाजीपुर जनपद में शेरपुर एक गांव है। शेरपुर गांव में राम नारायण राय की हत्या होती है लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद 2004 में। 2004 के लोकसभा के चुनाव में अफजाल अंसारी शेरपुर में जीत गया है। भूमियारों का सरताज गांव है और क्रोध का प्याला फोड़ा गया। राम नारायण राय पहलवान की हत्या कुंडेसर में सरेआम नेशनल हाईवे पे। कौन हुआ? उसके सगे भाई ने मुकदमा लिखाया और स्वर्गीय कृष्णानंद राय जो उस समय तत्कालीन विधायक थे उनको उसका आरोपी बनाया। कुछ दिन और घटनाक्रम चला। जिला पंचायत के सदस्य रामाकांत भारती, उनका छोटा भाई अमरकांत भारती मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। गाजीपुर भांवरकुल ब्लॉक के सामान्य सीट पर जिला पंचायत का सदस्य दूसरी बार निर्वाचित है, लोकप्रिय है। सरेआम कुंडेसर के सामने नेशनल हाईवे पे उसको गोली मारी जा रही, दोनों भाइयों को। उसकी विधवा पत्नी ने एफआईआर लिखाया, शिवदुलारी देवी ने, जो खुद भी जिला पंचायत सदस्य है। उसने एफआईआर लिखाया और स्वर्गीय कृष्णानंद राय को आरोपी बनाया। आप कभी दिखाएंगे ये? एकदम आप ये नहीं दिखा सकते। इस कहानी को कैसे दिखाएंगे? आप कैसे दिखाएंगे कि बनारस के लाबेला होटल के नीचे 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और कृष्णानंद राय उस तीनों हत्या के लिए आरोपी हैं वहां पे? आपकी बात एकदम ठीक है, आप कह लीजिए। दुनिया से अफजाल जी, मैं एक भरोसा दिलाता हूं आपको, लल्लन टॉप कभी इंटरव्यू में ना कट नहीं लगाता है, तो इसलिए आप बोलिए। आप मुझे ये आरोप लगाए बिना कि आप नहीं दिखाएंगे, आप बताइए अपनी बात। आप सुनिए, जो पक्ष नहीं छुपाते हैं उस बात को बता रहा हूं, और इसकी जांच करिए। सत्य हो तो दिखाइए, असत्य हो तो मत दिखाइएगा। लाबेला टाकीज बनारस, 3 हत्या, उसमें आरोपी हैं। आपको पता नहीं कि वो शराब के बिजनेस का व्यापार करते थे? आपको पता नहीं? कई सारे लोग कहते हैं पोंटी चड्ढा के साथ उनके क्या संबंध हो गए थे? आपको पता नहीं? पोंटी चड्ढा को अपमानित करने का उन्होंने प्रयास किया था। गाजीपुर के नंदगंज में पिलानी के शराब फैक्ट्री पर किस तरह से जबरदस्ती कब्जा किया था। तो 2005 की घटना पे का आरोप किस पर जाना चाहिए आपके हिसाब से? अभी सारे को छिपा दीजिए, सबको छिपा दीजिए, हमको बना दीजिए और कहिए कि जब तक ये लोग चुनाव लड़ते रहेंगे तब तक हम लोग इनको गलियाते रहेंगे। ये लोग चुनाव छोड़ देंगे, हम लोग खाली मलाई काटेंगे तो हम चुनाव छोड़ देंगे। ये कोई बात होती है? अफजाल जी, आप भी तो मतलब यहाँ के पुराने इंसाफ परिवार में हैं, लेकिन आप लोग भी तो किस्से कहानियां सुनते होंगे कि आपका नाम जो होता है कि हमको भाई बोला जा रहा है, लेकिन हमको पता है कि यार ये कहानी है, मेरे हिसाब से ये कहानी है, तो ये करवाए। तो आपके हिसाब से क्या कहानी है? किस चीज की कहानी? अब तो हमने तीनों घटनाओं को बताया है जो आज तक किसी चैनल ने कहीं दिखाया हो तो बताइए। इसे योजनाबद्ध ढंग से छुपाया जाता है। उनके खुद अपने बिहार में गोलू अपहरण कांड याद है? गोलू अपहरण कांड में कृष्णानंद राय के घर पर बिहार की पुलिस ने छापा मारा
गोलू का अपहरण हुआ था, बहुत बड़ी घटना, बहुत हाईलाइट घटना थी। इस घटना का तार कहीं से आप जोड़ेंगे? आप कहीं से जोड़ के बताएंगे कि अफजाल अंसारी झूठा या सच्चा जो भी आरोप लग गया, उसे ट्रायल फेस करने के लिए ट्रायल कोर्ट में सामने है। हम हाजिर हो गए थे, हमने नहीं कहा था कि हम बेगुनाह हैं, हमारी फाइनल रिपोर्ट लगे। हम हाजिर हो गए, हम ट्रायल देखेंगे, कोर्ट ट्रायल करे। कोर्ट ने ट्रायल किया, हमें क्लीन चिट दिया। लेकिन हम आपसे सवाल पूछते हैं, हम जेल में हैं और गाज़ीपुर में हमारी तारीख है, मुख्तार अंसारी की तारीख है लखनऊ। गाड़ी आके खड़ी हो जाती है जेल के गेट के ऊपर। मुख्तार अंसारी को जाना है पेशी पे और फिर बना लखनऊ, और हमको पेशी से वापस जेल आना है। और एक ज़ोरदार धमाका होता है, गाज़ीपुर हिल जाता है। कहाँ धमाका हुआ? श्रीमती अलका राय के शयन कक्ष में, मेरे बेडरूम में धमाका हुआ। शयन कक्ष धड़ाम, बगल में मनोज सिन्हा का मकान है, इधर किशन राय का मकान है। मकान ध्वस्त। क्या? तो बम फेंकवा दिया है उन्हीं लोगों ने। उसी में एक दो घायल, और उस धुएं से और उससे बदहाल 2 लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस पकड़ती है, FIR लिख करके दे दी जाती है। सीना जोरी ये है, राम नारायण राय के बेटे ने, मनोज राय ने FIR लिख करके दे दिया कि हमारे घर पर अलका राय की हत्या करने के लिए बम फेंका गया। आप देख लीजिए, उस घटना की जांच देख लीजिए। बाबूधन चौधरी पकड़ा गया स्पॉट पर, उसको आंख में बारूद के वो लग गए थे। एक व्यक्ति की लाश मिली, इतने इतने बड़े टुकड़े में इकट्ठा करके गठरी बांधी गई। वो कौन है? वो श्रीमती अलका राय का सरकारी गनर है, मिस्टर ठाकुर। वो श्रीमती अलका राय का सरकारी ड्यूटी कर रहा गनर उस मकान के उस कमरे में टुकड़े टुकड़े में, 20 टुकड़े में छितरा गया। मरने के बाद पुलिस सैल्यूट देती है अपने जवान को, मरने के बाद बर्खास्त लिखा गया। चलिए आप ना, आप पक्ष नहीं सुनिएगा, आप बात सुनिए। ये बम का धमाका, पुलिस ने मुकदमा कायम किया, हम लोगों की तहरीर दी गई, नहीं लिखा गया। कहा कि नहीं, आप जेल में आपकी नहीं लिखी जाएगी। खुद SHO ने FIR लिखी, जो लोग पकड़े गए थे जेल गए। रामनारायण राय, उनका सगा भतीजा, वो भी जेल गया। बाबूधन चौधरी, पता चला कि ये सबसे बड़ा बम बनाने वाला बिहार का है, और ये लाया गया था कि जिस गाड़ी में ये लोग कोर्ट ले जाए जाएंगे वो गाड़ी उड़ा दी जाएगी। ऊपर वाला बचाता है, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। आप लोग को, आपके हिसाब से आप लोगों की पेशी पर आप लोग पर अटैक करने का प्लान था? 10 बार। उसरी कांड में मुख्तार अंसारी यहाँ से जा रहे हैं मऊ अपने निर्वाचन क्षेत्र में, घर से चले हैं 12 बजे के आसपास। 5 किलोमीटर उसरी गए हैं, सैकड़ों गोलियों की बौछार। उस घटना में 3 लोग मारे गए हैं। ब्रजेश सिंह नामजद अभियुक्त हैं, त्रिभुवन सिंह नामजद अभियुक्त हैं। 20 साल हो गया मुकदमा, माननीय वो भी। सुप्रीम कोर्ट आर्डर करता है कि इन लोगों के जल्दी मुकदमे ट्रायल हों, ट्रायल नहीं हो पा रहा। गवाही नहीं हो पाई, वादी की भी नहीं, गवाहों की भी नहीं। गवाहों को, 5 गवाहों को जो गोलियों से इंजर्ड गवाह हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लाद लाद के ले आके जेल में ठूस दिया गया कि साले तुम लोग गवाही मत करो, जाओ जाकर के मिल लो। ब्रजेश सिंह BHU हॉस्पिटल में हैं, इलाज करा रहे हैं, तुम लोग जाके उनसे मिल लो। जब पुलिस गवाहों को, जो अभियोजन के गवाह हैं, इतने बड़े कांड में दिन दहाड़े AK-47 से हमला किया गया है मुख्तार अंसारी के ऊपर, और 9 लोगों को गोलियां लगी हैं, मुख्तार को भी गोली लगी है। इंजर्ड 9 विटनेस चश्मदीद आज भी हैं, और 20 साल हो गया गवाही नहीं हुई, क्योंकि वो तो 1986 की घटना करने के बाद सिकरौरा फरार थे। 2008 में तो पकड़ लिए गए उड़ीसा में, दिल्ली की स्पेशल सेल ने उड़ीसा से पकड़ा, भुवनेश्वर से ला करके अब डाल दिया। ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? ट्रायल इसलिए नहीं हो रहा
कि मुख्तार गवाही कर देगा, उसके गवाह गवाही कर देंगे, तो जो मोदी जी की गोद में बैठा हुआ ब्रजेश सिंह है, सुशील सिंह है, उसको ये बचा नहीं पाएंगे। एमएलए सुशील सिंह, हाँ, और वो एमएलसी हैं बनारस से, जहाँ से मोदी जी एमपी हैं वहाँ से वो एमएलसी हैं। ये कैसा गठजोड़? वो ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है बॉम्बे के जे हॉस्पिटल कांड में, जिसमें राकेश हंडालकर की हत्या हुई है, वो सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, ये लोगों ने जाके वहां हत्या की। जो एफआईआर लिखी गई वो अक्यूज्ड है। सगा बहनोई की हत्या हुई थी दाऊद इब्राहिम के। दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या का बदला हंडालकर से लिया किसने? ब्रजेश सिंह ने लिया। तो ब्रजेश सिंह या उस पूरे गुट के साथ आप लोग की अदावत कैसे शुरू होती है? हमारी अदावत ये है कि हम जीत गए 85 में, बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, 8% की आबादी वाला कैसे जीत गया? कोई बात नहीं, मैंने जीत गए, लेकिन अदावत कहाँ शुरू होती है फिर से? बस यही अदावत है। सुनिए, 90 में हमारे क्षेत्र में एक जोगा गांव है। जोगा में एक सभा हो रही है आरक्षण के सवाल पर। उन दिनों आपको याद करिएगा, आरक्षण के सवाल पर पूरे देश में हंगामा था, यहाँ भी सभा हो रही थी। बीएसपी का जिला अध्यक्ष उस सभा को संबोधित कर रहा था। 50 लोगों ने लाठी डंडे बल्लम गाड़ासा बाला लेके अटैक कर दिया, मारना शुरू किया। 4 लोगों की हत्या हुई, उनको गंगहर नाले में फेंक दिया। हम यहीं थे, खबर मिली हमारे पास। हरि प्रसाद कुरील हमारा प्रधान था दाऊदपुर का, आया। उसने कहा राम जन्म बिंद जो जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो घायल हो चुके हैं और ये घटना घट गई है, जल्दी चलिए। हम लोग गए तो हरिजन बस्ती जला दी गई थी, महिलाएं ऊँख के खेत में घुस गई थी। उनके साथ जो सलूक हुआ है वो बयान नहीं किया जा सका। कैमरे पे ना हम करेंगे ना आप दिखाएंगे। रात भर मैं कैंप करता रहा जोगा गांव में। लाशें छानी गई, निकाली गई, पुलिस आई, मुकदमा कायम हुआ। अफजाल अंसारी के खिलाफ एक माहौल बना। इसने इस इलाके के नानों का मन बढ़ा दिया। इसको समाप्त करना है, रास्ते से हटाना है। उसके बाद 91 के चुनाव में यही कुंडेसर चट्टी के ऊपर मैं प्रचार करके लौट रहा था, मेरी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलाई गई, 4 लोग मारे गए। उस घटना में कॉमरेड सुरेंद्र राय मारे गए, कॉमरेड झुंगरू गुप्ता मारा गया, कॉमरेड कमला सिंह मारे गए। कमला सिंह गांव के प्रधान जात के ठाकुर, सुरेंद्र राय जात के भूमिहार, सम्मानित नेता राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी के, झुंगरू गुप्ता, हाँ, और कॉमरेड रामेश्वर राय जो प्रिंसिपल के पद से रिटायर थे। ये सब मेरी गाड़ी में छलनी हो गए। और सेना का रिटायर कैप्टन जगन्नाथ सिंह, 17 गोली उनको लगी, वो हॉस्पिटल में जाके बचे, अब उनकी मौत हुई है। एफआईआर सुनिए ना, अब बात भागिए मत। ये घटना अंजाम दिया ब्रजेश सिंह और क्षेत्र के सामंतवादी लोगों ने कराया। इसको पैसा दे करके बुला करके त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह एंड गैंग ने। मतलब आपकी पहली घटना मेरे ऊपर यह हमला, आपकी प्रसिद्धि से खुन्नस में मुझे समाप्त करने के लिए। इस इलाके में जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, देश भले आजाद हो गया 47 में, गाजीपुर और गाजीपुर का ये पूर्वांचल, यहाँ के जो बड़े बड़े सामंतवादी हैं वो गरीबों को गुलाम बना करके उनको गुलामी की जिंदगी जीने पे मजबूर कर रहे थे। मैं जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से जीता तो मैंने उनके हक हिस्से की लड़ाई लड़ी। थोड़ा सा अगर धीमे बोलेंगे ना, आपकी आवाज इसमें ब्लास्ट नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि हल्का सा आवाज अगर धीमे रखें। क्षमा करिएगा, मैं अपनी बात कहने में कोई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि खराब हो जाए। मेरे मन का भाव है, दर्द है जो बोल रहा है। हो सकता है आपका माइक खराब हो रहा हो। कोई बात नहीं, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं। ये कहा कि कोई कसूर नहीं था। अफजाल अंसारी के विरुद्ध 506 की भी गाली बकने की एफआईआर नहीं थी। अब यहाँ पे 2 बातें, अब मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहता हूँ। वो घटना जो कृष्ण राय का हत्याकांड था जिसमें आप लोग आरोपी थे, उसमें तो बरी हुए आप लोग।
क्लीन चिट अभी इसी साल मिली है आपको उस पूरे मामले में? 2019 में मिल गई। हाँ 2019 में मिल गई। जब तक आप नहीं देंगे, हिंदुस्तान का मीडिया क्लीन चिट नहीं देता, इसका ट्रायल अलग है। हमने तो अंजना जी से कहा था कि आप ही अदालत बना लीजिए, हम फाइल लेके आपके यहाँ आ रहे हैं, आप ही सजा दे दीजिए। मैंने तो लेकिन आपने कहा और ये जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, एक है मऊ दंगा 2005, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां, मैं मऊ से होकर आ चुका हूँ, बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली हैं, जिसके बारे में कहा जाता है मुख्तार अंसारी 100% झूठा था। मैं कह लूँ मुख्तार अंसारी उससे भी उसी समय से बरी हो गए, अपील भी नहीं हो पाई। और है एक बनारस का अवधेश राय हत्याकांड, वो वो अभी भी चल रहा है, उस पर ट्रायल चल रहा है। उनके भाई और पूर्व विधायक बयान चल रहा अजय राय उसमें गवाही दे रहे हैं लगातार। वो मामला अभी भी सब जुडिस है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या ये कहेंगे कि वो सब जुडिस है? हम योगी आदित्यनाथ थोड़े हैं कि हम अपना मुकदमा अपने उठा लें, अपने भाई का भी मुकदमा क्लीन चिट दे दें। जो मामला न्यायालय में है उसका ट्रायल न्यायालय में होगा, और निर्णय न्यायालय का जो आएगा वो देश में अगर रूल ऑफ लॉ है वो मान्य होगा। जिस केस में हम छूट भी जाएंगे, आप उसमें हमें आज भी आरोपी बताएंगे, आरोपी नहीं अपराधी बताएंगे। एक केस में भी सजा है क्या मुख्तार अंसारी की? एक केस में भी सजा है। हम लोग अभी अजय राय से मिलके आ रहे हैं, उनका अब क्यों कंट्रडिक्शन कर रहे हैं आप? आप एक पीड़ित पक्ष से मिल के आ रहे हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिए। हम उस पर यहाँ बहस नहीं करना चाहते। हाँ, यहाँ पे बहस नहीं होगी, करते ही नहीं। उसकी बहस न्यायालय में होगी, उसकी बहस न्यायालय में होगी कि आप क्या होगी। ठीक है। हाँ, मुख्तार अंसारी ने 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अजय राय को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था। अजय राय का मतलब नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन मांगा था उस समय। मांगा था, सुनिए। हाँ, उस समय मुख्तार अंसारी एक कौमी एकता दल पार्टी थी हमारी अपनी जी। उस पार्टी से एक कैंडिडेट की हैसियत से लड़ना चाहते थे। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने एक ही चिट्ठी तीनों अध्यक्षों को लिखी थी, बीएसपी प्रेसिडेंट को भी, सपा प्रेसिडेंट को भी और कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी। और हमने ये कहा था कि उचित होता कि मैं यहाँ मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर थे, इसलिए बाकी लोग हमारा समर्थन करें, हम चुनाव लड़ें और सीधी चुनौती मोदी को दें। इस पर बात नहीं बनी। तब दूसरा भी प्रस्ताव मैंने दिया था कि यदि आप लोग इस पे सहमत नहीं होंगे तो आप आपस में सहमति बना लो, मैं फील्ड से हट करके आपको समर्थन देने को तैयार हूं। और वही हुआ। मैं जब खुद लड़ना नहीं है, हमें समर्थन देना है, तो कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद साहब से मेरी मुलाकात है, बात हुई है, उन्होंने समर्थन मांगा है, मैंने समर्थन दिया है। हाँ, आप खोजा करिए खुर्दबीन लेकर के, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं खोज लूंगा उसमें। और लेकिन आरोप ये लगता है कि अरे आरोप तो सुनेंगे ना सर, आप जल्दी आरोप तो सुनना पड़ेगा ना। आरोप ये लगता है कि उस समय उस खास कमज़ोर मौके पे जब मतलब उस समय की पॉलिटिक्स जिसमें बनारस में अरविंद केजरीवाल भी उतरे हुए थे, अजय राय खुद सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे और नरेंद्र ये सब चीज़ थे। और ये सुन तो लीजिए बात, आरोपी को नहीं तो आप लल्लन टॉप पे पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है सर, आप देख लीजिए जाके। अगर आप लल्लन टॉप को फॉलो करते होंगे, जो आप 3 बार कह चुके हैं पूरी बातचीत में कि आप दिखाएंगे नहीं, लल्लन टॉप पे पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। ये कहा जाता है कि भाजपा ने प्लॉय किया था कि मुख्तार अंसारी से सपोर्ट एक्सटेंड करवा दें ताकि ऐन समय पे चुनाव पोलराइज हो जाए बनारस का, जिसमें हिंदू बनाम मुसलमान टाइप का कुछ फैक्टर हो जाए। वही मुख्तार अंसारी जो 2009 में मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और मात्र 16-17 हज़ार वोट से हारते हैं। इस आरोप का वादी ललन टॉप है ना? नहीं, किसी आरोप का कोई वादी होता है? मैं फिर से कह रहा हूं अफजाल जी, फिर से कह रहा हूं, आप पूरे मामले में 4 बार बोल चुके हैं कि आपका मीडिया नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए फिर से बोल रहा हूं, ललन टॉप यूपी पे पूरा इंटरव्यू अनकट पड़ा हुआ है, अनकट पड़ा हुआ है सर, आप जाके आराम से देख सकते हैं उसमें। सम्मानित सदस्य, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई आरोप जिसका वर्णन आप कर रहे हैं, वो वर्णन जब कोई सुनेगा तो पूछेगा कि आरोप लगाने वाला कौन वादी है, इस आरोप को बताने वाला, लगाने वाला, आरोप को कौन उसका वादी है। अच्छा, अब वादी के बगैर कोई आरोप जो है
तो इसको क्या माना जाए? अब मैं आपसे अब इस सवाल पे मैं आपका जवाब दूंगा और इसके बाद आप शायद अपना जवाब देंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और पैदाइश बनारस में हुई है, बहुत समय काम किया है और रिपोर्टिंग बनारस में करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, घूमता हूँ, अलग अलग पार्टी के लोगों से, अलग अलग किस्म के लोगों से, उनसे उनके किस्म के किस्से सुनता हूँ, उनके किस्म की बातें सुनता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मुझे लोगों से मिलता हूँ, किसी ने ये कहा कि उनसे ये पूछिएगा और मेरा नाम मत लीजिएगा, तो मैं वो बोल दूँ कि अरे साहब, मैं उसका नाम आके डाइवल्ज कर दूँ। लेकिन प्लीज़ लेट मी फिनिश। लेकिन जो चीज़ ऑन द रिकॉर्ड पड़ी है, मैं उससे पीछे तो नहीं हट रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जाइए इंटरव्यू देख लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस चर्चा, इस पूरे आरोपों पर कहना क्या है? अब आप अगर इस पूरी बात को ऐसे हम डाइवल्ज करें कि इसने कहा, किसने कहा, पहले ये बताइए। पहले वादी को सुना जाता है, तब देखा जाता है मोटिव क्या है। वादी कोई आरोप लगा रहा है तो उसके पीछे मोटिव क्या है। ना आप वादी का नाम बताएंगे, ना मोटिव बताएंगे, तो क्या मैं आपको वादी मान लूं या आप ये आरोप लगा रहे हैं तो मैं जवाब दूं? आप मुझे मीडियम मान लीजिए चाहे तो, अगर लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार कुछ मानना चाहें वो दूसरी बात है अफजाल जी। आप बताइए कि मैं इस आरोप का वादी हूं। अगर वादी नहीं तो आरोप कैसा? किसी न्यायालय में भी कोई मामला जाता है, लोग बोलते हैं, चर्चाएं होती हैं, उस वहां पे चर्चाएं होती हैं अफजाल जी, वहां चर्चाएं होती हैं जहां पे लोग बैठ के सोचते हैं कि अरे यार, इस चुनाव को उसको वोट देना है या इस सरकार ने काम नहीं किया। वो लोग बोलते हैं जिनके बीच में आप लोग जिसको वोट मांगने जाते हैं, वो लोग बोलते हैं। जिनके बीच में अभी आप चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे, वो लोग बोलते हैं। अफजाल जी देखिए, नियम ये है कि जब भी किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले जो आरोप लगाने वाला वादी है उसी को सुना जाता है। न्यायालय में भी बात जाती है तो वादी को ही सम्मन जाता है कि आओ भाई बताओ, तुमने ये आरोप लगाया था। हम सबसे पहले ये आरोप आप बता रहे हो तो आपसे पूछते हैं वादी कौन है, ताकि वादी से हमको पूछने का अधिकार है। चलिए, मैं आपसे इस पूरी बातचीत में 3 बार बता चुका हूं कि मैं ये बातचीत कहाँ सुन रहा हूं, कहाँ से आ रही है बातचीत, और आप सड़क छाप बात का जवाब थोड़ी देते हैं। अब अगर आप मतदाताओं को सड़क छाप कह के करेंगे या जिनके मतदाता नहीं कह रहे हैं, मैंने पूरी बात 3 बार कह चुका हूं सर, पूरी बात 3 बार कह चुका हूं। मेरे अंदर इतना नहीं अफजल भाई, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं नहीं क्यों कहूंगा, क्योंकि आरोप लगा नहीं रहा हूं, मैं कहां से कह दूंगा? अजीब बात है। अरे नहीं, ये बात छोड़िए। अगर आप इस पर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं वो अलग बात है। चलिए, 2014 मैं जवाब दूं? मत दीजिए सर, आपकी मर्जी। आप इंटरव्यू आपसे, आप जवाब देने से मुकर जाएं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इसमें। अगर आप नहीं दे पाए तो लगा लीजिए, जवाब मैं दूंगा, कोई बात नहीं। अब सुनिए, कहिए कि मैं आरोपी हूं, मैं आरोप लगा, मैं क्यों मान लूं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं तो मैं कहां से मान लूं? ये अजीब सी बात है। आपको हमसे क्यों पूछे? आप मतदाताओं को बोल देंगे कि अगर सड़क छाप है, जो लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, जपते रहिए। नहीं एकदम सर, वो तो मैंने कहा कि जो रिकॉर्ड बोला है सर आपने, सड़क छाप लोग चर्चा करते हैं, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, आपसे आके पूछे कोई, मैं उसका जवाब दूंगा। आप कोई आरोप लगा लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं आरोप लगाऊंगा अगर, तब दीजिएगा। आपने कहा कि सड़क छाप लोग जो चर्चा करते हैं, उसका जवाब आप आके आपसे पूछें। गोया लोगों के पास, मुझे लगता है इस लोकतंत्र में, इस समाज में इतनी ताकत होनी चाहिए। अरे नहीं अफजाल जी नहीं, सुनना पड़ेगा आपको। जो भी लगता हो, मैं इतना कह चुका हूं कि अफजाल जी मुझे लगता है लोकतंत्र में मुझे लगता है कि क्या इतनी सुलभता, इतनी ज़्यादा इजीनेस लोगों के भीतर है कि वो जाके लोगों से, सांसद से, विधायक से, अपने लॉ मेकर से, जिसको उन्होंने चुना है, जिसके बारे में आपको भी पता है कि बार बार गांव में चलताऊ भाषा में कहा जाता है कि साहब वोट मंगलन लेकिन मिले ना इलम, 5 साल चेहरा ना दिखैला अपन। केवल आपके बारे में नहीं, इस पूरे लोकतंत्र के हर एक विधानसभा में ये हमें सुनने को मिलता ही है। क्या इस देश में इतना सुलभ है कि कोई जाके पूछ सके? मेरे शहर के सांसद हैं नरेंद्र मोदी। मैं सुन लीजिए, मेरे शहर के सांसद नरेंद्र मोदी। क्या बनारस का कोई बंदा जान सकता है कि वो पूछ सकता है? और आज तक हिंदुस्तान के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आए। अफजाल अंसारी तो आधी रात को भी आप टहलते आओ, आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार है। कहां आप नरेंद्र मोदी से मेरी तुलना कर रहे हैं? नहीं तुलना कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं
कि और इतनी तरह की कहानियां चलती हैं, इतनी तरह की बातें चलती हैं। और अब मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को मैं फिर से कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं। मैं अगली बात बोलने के पहले मैं कंफ्यूजन फिर से क्लियर करूंगा अफजल भाई, कि आपने जो कहा वो अनकट जाएगा, नहीं, ये इस पे कुछ भी कटने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे मुझे ये भी कहना है कि लोग किस्से कहानियों से, घटनाओं से, भले ही सच हैं या झूठ हैं, सिद्ध हैं या नहीं है न्यायालय में, लोग उसके उस माइंडसेट में चलते हैं। आप तो समझते होंगे, आप लोगों को देखते होंगे, आप इतने सालों के लॉ मेकर हैं। गांव का इंसान अफजल जी वो चिंता में है, उसको वो किससे कहानियों से चिंता रहता है। वो अब लल्लन टॉप का वीडियो देखा तब उसको समझ में आएगा कि यार ठीक है, मान लीजिए अफजल जी का ये कहना है या मुख्तार अंसारी का ये कहना है या इस नेता का ये कहना है। हमको मत दिखाइए। आज तक हमारे क्षेत्र का हर आदमी समझता है कि हमें क्या कहना है, यानी मेरा वजूद भी नहीं होता, एक बाल के बराबर भी मैं यहाँ दिखाई नहीं देता। अपने क्षेत्र के बारे में आपने दावे कर दिए। अब मीडिया की जो समझ आम जनता पे बन गई है वो ठीक है, ललन टॉप सामने बैठा हुआ, हम आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पक्ष बन करके उनके द्वारा एजेंडा बताया जाता है और उस एजेंडे पे आप चलते हैं, प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। जो सवाल आज जनता पूछना चाहती है, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, 16 बार परीक्षा स्थगित क्यों हुई इसका सवाल, कानून व्यवस्था का सवाल, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए कैसे हो गया, 100 रुपए का कैसे आज पेट्रोल बिक रहा, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पहुंच गया, इस सवालों पर जो आप कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज में उड़ेगा, आज जहाज बिक रहा, हवाई अड्डा बिक रहा, प्रधानमंत्री की बात कर रहे ट्रेन हैं। बिक रही, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सवाल व्यवस्था चलाने वालों से ही होता है। आज वो इन सवालों पर नहीं बात कर रहे हैं। आज एक बार भी कहते हो कि हम काला धन लाएंगे, आज एक बार भी कहते हो कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम प्लेन में उड़ाएंगे, आज एक बार भी कहते हो कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज एक बार भी कहते हो कि हम गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे। बताइए, कहीं कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। अब नई कहानी अगर देखा जाए तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर के नाम पर हिंदुस्तान की जनता आपको वोट देने वाली नहीं है, सब दुखी हैं। बुलडोजर पे मेरा सवाल है, सब हाँ पूछ लीजिए। 2019 में आप मनोज सिन्हा को हराते हैं और गाजीपुर में ये चर्चा होने लगती है कि इस हार के बाद, मनोज सिन्हा को मिली इस हार के बाद, अंसारी परिवार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार त्वरित कार्रवाई, जिसको कहते हैं त्वरित कार्रवाइयाँ करने लगती है, केसेस लिखे जाने लगते हैं, मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक हो जाती है। उसमें वो 2021 का वो इतना बड़ा नाटकीय प्रकरण सामने आता है जब पंजाब से मुख्तार अंसारी को लाया जाता है बांदा, और एक केस पंजाब में चलता है और कहा जाता है पंजाब कांग्रेस पे आरोप लगते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। तो क्या हुआ 2019 के बाद, क्या बदला? ये 2019 के बाद बदला कि 17 से ही बदल गया था? ये जो रैपिड एक्शन वाला जो पूरा मूवमेंट था 19 के आपने चुनाव में कहा था, वो लेटर व्यू में, कि आपने जो कहा था कोट एंड कोट, योगी कमजोर दिल का चूहा है, ये कोट एंड कोट उसको रोज दिखाते हैं। मैं आपको उस इंटरव्यू में आपने जिस तरह पूछा था, मैंने अपनी बात कही थी, और मैं कल भी किसी से नहीं डरता, आज भी किसी से नहीं डरता हूं, समझ रहे हैं। अब सिर्फ योगी की बात भी नहीं है, अब ये बात सीधे सीधे निकल के परत दर परत खुल गई। खुद योगी के ही कार्यालय से ये बात निकल के साफ हो गई। कई अधिकारियों ने, अब चुनाव नज़दीक है, सबको आगम दिखाई दे रहा। ये हाँ, आगम मतलब आगे होने वाले दिनों का परिवर्तन। ये जो ब्यूरोक्रेट है ना, ये कोलंबस का कबूतर होते हैं। जब दूसरी दुनिया की खोज के लिए कोलंबस जहाज लेके पानी का चला था तो धरती नहीं मिल रही थी, वो थक गया था। आसमान में एक कबूतर उड़ता हुआ दिखा जिसके चोंच में एक तिनका था। उसने कहा जिधर कबूतर जा रहा है उधर चलते रहो, ये ज़रूर धरती की तरफ जा रहा। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये कोलंबस के कबूतर हैं, इनको सबसे पहले धरती का पता लग जाता है कि धरती किधर है। तो ये आज बात निकल के आ गई कि ये सब कुछ संचालित हो रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय से दिल्ली में बैठ के। अच्छा। एक अधिकारी इसके लिए सेट करके रखा गया है। और
जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश का सचिवालय, और उसके बाद यहाँ बुलडोज़र, और उस बुलडोज़र के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता हमको वोट दे दो, हमने बुलडोज़र चलाया है। अब इसके सवाल पर बात नहीं करेंगे कि हमने रेलवे स्टेशन बेचा है, हमने एयरपोर्ट बेचा है। इसके सवाल पे बात नहीं करेंगे कि हमने ओएनजीसी बेचा है। इसके सवाल पे बात नहीं करेंगे कि हमने एलआईसी के शेयर को बेचने की तैयारी कर दी। इसके सवाल पे बात नहीं करेंगे कि हम बैंकों का यह दुर्गत पहुंचा दिए कि आज 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी बेरोजगार होने जा रहे हैं। इस सवाल पर बात नहीं की बात कर रहे हैं। हाँ, निजीकरण की बात कर रहे हैं। देश अगर निजीकरण की तरफ जा रहा है तो क्या होगा इन सरकारी कर्मचारियों का? मार तो आप पे भी पड़ी है, लेकिन आपके बस का नहीं है। इस चैनल का उसके बस में है। जहां पर 40 लोग काम करते थे, आज संख्या 20 हो गई। जहां काम करने के जो घंटे तय थे, वो घंटे दोगुने कर दिए गए। पहले अपनी मर्जी थी, जो चाहे खबर हम खोज के लाएंगे और चलाएंगे। अब मर्जी नहीं रह गई। अब एजेंडा बताया जाता है, यहाँ जाओ और ये पूछ लो। अब सवाल भेजे जाता है कि इनसे ये सवाल कर लो। मार तो आप पे भी पड़ रही, आप कहीं ऊपर से थोड़ी खा रहे हैं। हम तो अफजाल जी, मतलब आप किस पर आरोप लगा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान के उन बिकाऊ मीडिया पे आरोप लगा रहा हूं जो पार्टी बन गया है, और आज हिंदुस्तान की जनता की निगाह में उनकी कद्र कीमत खत्म हो गई। मैं मानता था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के 3 ही स्तंभ हैं संविधान के अनुसार, लेकिन हम मीडिया को चौथा स्तंभ मानते थे। मैं फिर से आ जाऊं, अपना सवाल मैं शायद आपसे नहीं रख सकता। 2 चीज़ें, एक तो मैं खासकर लल्लन टॉप की ओर से मैं ये बात साफ रखना चाहता हूँ, जिस पे आपने कहा भी मैं लल्लन टॉप को नहीं बोल रहा हूँ, आपने कहा, और मैं इस बात को साफ भी रखना चाहता हूँ कि मैं लल्लन टॉप की तरफ से अपने संस्थान की ओर से मैं, अगर कोई भी आप आरोप लगाता है इस आरोप को, तो मैं नहीं स्वीकार करूँगा, क्योंकि हमने अपने सबके हिस्से के सवाल लोगों से, प्रतिनिधियों से पूछे हैं। सवाल फिर से वही है, 2019 से वो रैपिड डेवलपमेंट शुरू हुआ, कितनी संपत्ति की कुर्की की बात आई, संपत्तियाँ बुलडोज़र चलाए गए किन संपत्तियों पे। मुख्तार के बेटे अब्बास नाम है, अब्बास के 2 बेटे अब्बास और उमर, अब्बास और उमर जो दोनों शूटर हैं, उनके हथियार जब्त किए गए। कई आरोपों पे पासपोर्ट जब्त करने की बात सामने आई है। हाल फिलहाल गज़ल होटल एक है, उस पर मुख्तार के बेटे अब्बास नहीं, पूरे गाजीपुर जिले में 300-400 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए। लेकिन ये निलंबन और ये निरस्तीकरण, आपका कहने मतलब नाम आया 2 ही लोग का। नहीं, आप चर्चा 2 की कर रहे हैं, इसलिए हमने बता दिया कि आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा जिलाधिकारी कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में। उसमें इन लोग का भी था आर्म्स, इन लोगों का तो स्पेशली किया गया, इनके खिलाफ तो मुकदमा भी कायम कर दिया गया। लखनऊ का डीएम एनओसी दे देता है, दिल्ली का कमिश्नर अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंस की अपनी किताब दे देता है, और आपका मिजाज टेढ़ा है तो आप एक प्रतिभा को, जो देश की राष्ट्रीय टीम में ओलंपिक अटेंड करने गई, वर्ल्ड कप अटेंड करने गई, वही अब्बास, आप उसको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कोई, तो कोई बात नहीं है। उनके अभी जो लोग हैं, उनकी जमात जो टीम है, आज समाज के हर वर्ग की ज़ुबान पे है कि आखिर मुख्तार के साथ ये जुल्म ज़्यादती सिर्फ एक तरफा क्यों। कई बार कई पार्टियों के नेताओं ने सवाल किया कि लाओ न 10 आदमी के माफियाओं की सूची, जिनके आपराधिक इतिहास हैं उसके अनुसार उनका अमलनामा डाल के ला दो 10 आदमी की सूची। उत्तर प्रदेश सरकार बहरी है क्या? उनका नाम खुदे आ जाएगा, उनके मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा, ब्रजेश का आ जाएगा, त्रिभुवन सिंह का आ जाएगा, सुशील सिंह का आ जाएगा, तमाम ऐसे लोगों का आ जाएगा जिनके ऊपर इनाम भी घोषित हैं और जो सरकार की गोद में भी बैठे हुए हैं। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा लेता हूँ। अगर हमारे पास 5-7 मिनट बचे हैं इस इंटरव्यू में अफजाल, तो मैं इस 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि एक तो गज़ल होटल का क्या मामला है? गज़ल होटल नाम है कि जिसके बाद क्या कहा जाता है, नक्शा नहीं पास कर, नाम नहीं पास कराया जाता, पास कराया गया, कुछ लोग रेंट पे रह रहे थे, उसकी कुर्की की जाती है, संपत्तियां जब्त की जाती हैं, उमर और अब्बास के हथियार जब्त किए जाते हैं, पासपोर्ट जब्त किए जाते हैं, केसेस आते हैं। एम्बुलेंस
बिना रजिस्ट्रेशन की एम्बुलेंस का मामला सामने आता है। मुख्तार एकदम आप सब कुछ बताइएगा, लेकिन और तो कई बार बता चुके, और एम्बुलेंस वाले में अभी बताएंगे। एकदम बता दीजिएगा। और मुख्तार का एक वीडियो, मुख्तार के उस पर बातचीत होती है। और इन सब के बीच में एक और चीज़ मैं पूछ लेता हूँ, इसके बाद इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करेंगे, जिस पे आप जवाब दे दीजिएगा। और कहा जाता है, एक ये हिस्सा हो गया, अगला हिस्सा पॉलिटिकल। आप बसपा के सांसद हैं, आपके भाई सबकतुल्लाह अंसारी अब सपा में चले गए हैं। मुख्तार को ओम प्रकाश राजभर, जो इस समय सपा के साथ दिखाई दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया है कि वो मुख्तार को टिकट देंगे चुनाव लड़ने के लिए मऊ से। परिवार का पॉलिटिकल इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में फंसा हुआ है। चर्चा तो ये होती है कि सामने आप लोग साथ में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि आपकी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, ये सब बातें हैं। चलिए सर, आपके पास 5-7 मिनट हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू को रैप करेंगे, प्लीज़। 2-3 टुकड़ा कर दिया आपने। एक तो ये समझ ली, आरोपों कर लेते हैं, एक एम्बुलेंस वाला जो सवाल लाया कि एक एम्बुलेंस दिखाई गई कि एक एम्बुलेंस ऐसी मिली है जो एक चलता फिरता बहुत बड़ा वो है, जिसमें सैटेलाइट फ़ोन है आधुनिक, और जिसमें तहखाना बना हुआ है, हथियार के है, बिना रजिस्ट्रेशन के है, फर्जी रजिस्ट्रेशन के है, हो गया। और उसमें 12 लोग चालान किए गए, जिसमें 5 वो लोग चालान किए गए जो ब्रजेश सिंह के लिए गवाह हैं। गोली घायल चश्मदीद गवाह 5 लोग। अब हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिया है, जो नया आर्डर है कॉपी दे देते हैं। आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला जिसमें ये सारी धाराएं लगा करके और एक मामला खड़ा किया गया, प्रोपगंडा किया गया, ये तो मामला ओनली रूल के हिसाब से 193 का है, जिसमें सिर्फ ये है कि यदि किसी वाहन का फर्जी पेपर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाए तो उसकी मैक्सिमम सज़ा साबित होने के बाद 6 महीना है। और सभी को छोड़ दिया, चले आए लोग घर, जो अंदर बैठाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि क्या होने वाला है। पहले कहा गया था कि ये विधायक निधि से खरीदी गई। ठीक है, चलिए वापस आ गए। अच्छा, आ गए, छोड़े, अब वापस आ गए। नहीं, कितनी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि ओनली 193 का मामला है, न 420 है, न 467 है, न 468 है, न 419 है। ये भौकाल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के हिसाब से पुलिस ने ये झूठे धाराएं, अब उस पर 482 होने जा रहा है, इन धाराओं को क्वैश करने के लिए। दूसरी विषय आ गए, आपने गज़ल पे पूछा। गज़ल के पहले तल्ले को गिराया गया इसलिए, नाम था होटल, कुछ नहीं है, 6 कमरे थे उसमें, और एक रसोई वाला जो हिस्सा था उसको उन लोगों ने कहा कि होटल चल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने इसको बैंक को किराए पे दे दिया था। तो अब इसलिए गिरा दिया गया कि आपने तो होटल बताया है, इसमें बैंक कैसे चलेगा, और नक्शा भी आपने रेस्टोरेंट का पास कराया है, इसलिए इसे गिरा दिया गया। चलिए, गिर गई। दुकानें नीचे ठीक है, नक्शा आपका, दुकानें आप छोड़ दिया। 17 किराएदार, रोजी रोटी उसमें चल रही है। अब वो 17 किराएदार जब महामहिम आने वाले थे तो सैल्यूट देना है ना। वहाँ से खबर आती है दिल्ली, और दिल्ली से खबर आती है यहाँ, यहाँ से खबर आती है यहाँ। कोई नई उपलब्धि, क्या करें नई उपलब्धि, कहाँ बोरिंग करें कि पानी निकल जाए। तो उसी दुकानों के किराएदारों को कहा गया बाहर जाइए। क्या होगा भाई, अब हम इन दुकानों को गैंगस्टर में कुर्क करेंगे। हिंदुस्तान में कोई ऐसा गैंगस्टर बता दो, अभी गैंगस्टर लगा हो तो कुर्क कर दो, साल भर पहले लगा हो तब वो कर दो। उनके साथ गैंगस्टर दुकान खोल के बैठा है। 7 साल 8 साल पहले के गैंगस्टर के मुकदमे में क्या कि वे मुख्तार के विरुद्ध जो 7 साल 8 साल पहले गैंगस्टर हुआ था, उसमें धारा फला मुझे ये अनुमति देती है कि उनकी अवैध संपत्ति कुर्क कर लें। तो ये मैं कुर्क कर रहा हूँ। जहिया गिरा रहे थे तहिया कहने कुर्क कर दें लोग। आज गाजीपुर का बच्चा ये सवाल कर रहा, मेडिकल कॉलेज गिराए गए हैं, हॉस्पिटल गिराए गए हैं। तो क्या कहिएगा, उन गुनाहों का हिसाब इसी नाम पे कहिए वो वोट मांगते रहें। उन का हिसाब पूर्वांचल की जनता इसी चुनाव में करेगी। वो उन सारे जो संपत्तियां गिराई गई, उन सारों के कागज पत्तर एकदम पूरे कंप्लीट, एकदम सही थे। हम नहीं जानते। हमारा उस संपत्ति से, उसके लीगल, उससे मैं इतना सिर्फ जानता हूं कि नक्शे पास हैं आपके पहले तल के, ग्राउंड फ्लोर के, पहला तल का नहीं है।
इसलिए पहला तल गिराया गया, ये सरकारी पक्ष कहा है। अब क्या किया, नक्शे का झंझट नहीं है, अब ये उनकी संपत्ति है, इसलिए कुर्क कर रहे हैं कि उनकी जो संपत्ति है तो अवैध कमाई से संपत्ति है, तो अब वो में कागज और पत्थर की कहाँ खोजाइए। तो खुदे कागज पत्थर देख चुके हैं लोग कि ऊपर तल्ले का नक्शा रेस्टोरेंट का था। उन्होंने चैलेंज किया इसको कोर्ट में? करा होगा, करने वाले हैं, वकील हैं, वो करते हैं कि हम ही जाएंगे कोर्ट कचहरी। नहीं, आपको कोर्ट, आप तो सांसद हैं, आपको कोर्ट कचहरी, लेकिन आप नहीं वही तो बोले, सांसद कोर्ट कचहरी जाए चाहे न जाए, लेकिन मैं मौके पे जाता हूँ न, एक दिन डीएम साहब को टेलीफोन करता हूँ कि कृपा करिए कृपालू महाराज, न योगी के यहाँ गिड़गिड़ाता हूँ, जो कुछ करना है, जितना अरमान है निकाल लीजिए, आपकी कुड़की जनता करेगी और इसी चुनाव में कर देगी। जब वो कुड़की हो जाएगी तब पूछेंगे। आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि आधी रात को महिलाएं सोने का गहना पहन के चल सकती हैं, 12 बजे दिन में ये लोग बिना सुरक्षा के पैदल चल के दिखा दें, प्रदेश की जनता इनका खैर मकदम कर देगी। जो ये कहता है वही चल के दिखा दे। आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं अफजल, और मैं ये इस पे जानना चाहता हूँ आपसे, जो परिवार में एक पॉलिटिकल इक्वेशन ऊपर नीचे चल रहा है, आप और सिबकतुल्ला अलग अलग पार्टी में हैं, कौमी एकता दल का कहाँ गई, आप लोग सपा पार्टी अलग हो गई। आपको सब पता है, कुछ चीज़ें आप जो सुनना चाहते हैं, सुनना नहीं, जवाब देना जवाब किस चीज़ का पूछिए। नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का इस गाजीपुर जनपद का एक साधारण सा सिपाही हूं और आज भी बहुजन समाज पार्टी में हूं। अब बताइए, सिबकतुल्ला जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से हटा दिए गए हैं। और आपके छोटे भाई? हमारे छोटे भाई मुख्तार अंसारी का बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने उस जगह पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का टिकट अनाउंस कर दिया है। बाकी तो आप और कुछ ओम प्रकाश राजभर उन्हें टिकट देंगे? अब ये तो आप उनसे पूछिएगा तो बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर खुदे बता चुके हैं सबको, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा सुना है। हाँ, चलिए, तो ये थी अफजाल अंसारी से बातचीत हमारी। आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।